कर एक सेकंड। Sir, hello. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर का माइक। Hi guys, good morning. Good morning, sir. So I have a request. So tomorrow's doubt session, can you keep it like with you only? Tomorrow what time is it out? sir. Sir, I think 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. ठीक है, okay. Thank you, sir, because we have been assigned another sir right now, लेकिन आपके साथ ज्यादा comfortable है. ठीक है. Sir, 7:30 है lecture. 7:30 PM. हाँ sir, 7:30 से 9. ठीक है, वो भी चलेगा. Thank you, sir. सर आप अभी भी आप गोवा में ही हो? हाँ, मैं गोवा में हूँ. अच्छा, हमारा इस वीक में थ्योरी लेक्चर इसके बाद भी कोई है क्या? आज के बाद? नहीं सर, शायद से नेक्स्ट वीक है. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट एक क्लास है, फ्राइडे एक को क्लास है. है. फ्राइडे को अरे है. हाँ, फ्राइडे को है यार. फ्राइडे को रेगुलर लेक्चर है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि फ्राइडे को डाउट कर लेते हैं. So, but that will be cutting कल it भी too close to the schedule test now because test is on Sunday. अच्छा ठीक है. तो ठीक है, ऑल राइट फिर. क्योंकि फिर अगर कल डाउट्स करेंगे हम, फिर फ्राइडे को क्या करेंगे? थ्योरी तो पढ़ेंगे नहीं. हाँ, नया चैप्टर. हाँ, तो फिर फ्राइडे को ही चलेगा मतलब डाउट. या फिर हाँ, कल इवनिंग का डाउट्स, और फिर अगर बचेगा तो फिर फ्राइडे को भी डाउट्स कर लेंगे, जिसको करने होंगे डाउट्स. आ जाना. ठीक है सर, चलेगा. Yes, हाँ, sir. सर वरना फ्राइडे को रखते हैं. कल सर हम लोग COM के डाउट्स कर देंगे RDP सर के साथ. वो भी बराबर है, तो ऐसा कर लो. और ऑप्टिक्स के डाउट हम फ्राइडे को क्लास में कर लेते हैं फिर. सर लेकिन Yes, बहुत चलेगा. डाउट है, एक दिन में नहीं हो गया. हाँ सर, बहुत सारे डाउट है. सर, जो भी No, आपने because अभी तक एक किया भी है वो डिस्कशन सब- नहीं हुआ है ना. इसीलिए मैं कह रहा साहब था आरडीबी के अगर- सर के साथ भी ऑप्टिक्स का डाउट डिस्कस. सर RDP के साथ, सर के साथ नहीं सर, प्लीज आपके साथ ही. हाँ, आपके साथ ही. मगर मैं ये
हाँ कि सर, 2 डाउट लेक्चर चाहिए कि एक चाहिए? सर 2। सर दो दो चाहिए रहेंगे सर, दो तो मिनिमम चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो कल भी डाउट्स है और फिर फ्राइडे को भी डाउट्स। हाँ सर। ओके सर। और सर आप ही ले रहे हो ना कल का भी? हाँ मैं ही ले लूंगा, मैं बात कर लूंगा। अच्छा तो लास्ट हमने क्या किया था, लेंस का थ्योरी मैंने तुम लोगों को बताया था। हाँ सर। यस सर अभी आप बोलने वाले थे कि वो लेंस का दूसरा मतलब वो लेंस सर दो दो लेंस लेंस जुड़े लेंस हैं। को कोरिलेट किया था, लेंस को कोरिलेट किया था इसके साथ, किसके हाँ साथ? हाँ 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 ठीक है ठीक है। यस सर, तो लेंस का मैंने कोरिलेशन तुमको बता दिया मिरर के साथ कि बेसिकली सेम चीज है। जो भी मिरर में लॉजिक होती है वो तुम अगर 180 डिग्री फोल्ड कर लोगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो वो लेंस का कोरेस्पॉन्डिंग लेंस का कहानी बन जाएगा। कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस सेम चीज है, और डाइवर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग लेंस सेम चीज है। ठीक है, तो अब हम लेंस के और प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेंस की लोकेशन वाले प्रॉब्लम्स और नहीं कर रहे। हाँ एक दो चीज मैं फिर भी बताता हूँ। एक टाइप का प्रॉब्लम ये हो सकता है जो लेंस और मिरर दोनों में आ सकता है, कि क्या बोलेगा कि लेंस है और उसकी ऑप्टिकल एक्सिस थी, लेकिन फिर क्या किया, लेंस को बीच में से कट करके 2 पीस कर दिए। एक पीस थोड़ा ऊपर मूव कर दिया ऐसे, एक हाँ हाथ, वो बुकलेट में एक प्रॉब्लम। मिरर का है बुकलेट में। हाँ मिरर रहेगा लेंस रहेगा, लॉजिक तो सेम ही है, ऐसे ऐसे फोल्ड करना है। और दूसरा पीस को स्लाइड करके नीचे ले लिया और बता देगा कि कितना ऊपर नीचे कर दिया। तो अब ये जो पीस ऑफ लेंस है ये अपना एक्सिस का एक कॉपी लेके ऊपर चला गया है, क्योंकि इसको पता नहीं कि नीचे का पार्ट मिसिंग है। और ये भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि लेंस जो है, अगर वो तुम आधा लेंस काट भी दो, मान लो तुम्हारा लेंस था ऐसे और ये इस ऑब्जेक्ट का यहाँ एक इमेज बनाता था, नीचे भी था, अगर तुम आधा लेंस काट देते हो और फेंक देते हो तो ये इमेज ऐसा नहीं कि आधा बनेगा, ठीक है, ये इमेज पूरा ही बनेगा, लेकिन ये उतना ब्राइट नहीं बनेगा जितना ये पहले बनता था। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि मान लो इसका टोपी ले लो, टोपी से जो है लाइट यहाँ से जाके यहाँ तक पहुंच सकता है, तो इमेज बन रहा है। टोपी से क्या हो रहा था कि पहले जो लाइट यहाँ जा रहा था वो भी उधर ही पहुंच रहा था बाय डिविएटिंग, लेकिन अब वो सीधा निकल जाता है, सो इट डजंट गेट टू द इमेज। So the image, while being completely formed, will be missing a lot of the energy from the light, because a lot of the light rays that would have come from the lower half of the lens and gone to the image are not going there. It's the same thing if it is not cut away but instead blackened, कि भाई lower half को opaque कर दिया है, वो भी एक लॉजिक होती है। सेम सर बुकलेट में था एग्जैक्ट क्वेश्चन। हाँ, Yes. तो या तो वो उसको ब्लैक कर देगा, ओपेक कर देगा, या कट करके बाहर निकाल देगा। ईदर वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द इमेज इज फुल्ली फॉर्म्ड। ये नहीं सोचना चाहिए कि इमेज आधा हो जाएगा, इमेज फुल्ली फॉर्म्ड होगा बट विल बी लेस ब्राइट। उसका इंटेंसिटी जो है, जो कैरेक्टराइज करता है उसका ब्राइटनेस को, वो कम हो जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ द रेज दैट वुड हैव अदरवाइज गॉन टू द इमेज आर नॉट गेटिंग टू द इमेज। एंड एक चीज और भी है, ये मैथमेटिकल रिलेशन भी है, कि जो इंटेंसिटी होता है विच हैज टू डू विद द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर एरिया। अपर्चर एरिया अब कौन चीज है? अपर्चर एरिया ये होता है कि जब हम लेंस को सामने से देखते हैं, अभी जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं ये सारे, ये क्रॉस सेक्शन लेंस का साइड व्यू होता है ये, राइट? ये हम ऐसा जो बनाते हैं, ये हम कहने का मतलब है कि लेंस तो एक्चुअली सर्कुलर होती है शेप में, लेकिन हम उसको इधर से देख रहे हैं। अपर्चर एरिया उसका ये वाला एरिया है, द लाइट कलेक्टिंग एरिया। तो अगर तुम लेंस को आधा कर देते हो, तो तुमने अपर्चर का एरिया फ्रंट से आधा कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो ये इमेज भी ब्राइटनेस में हाफ हो जाएगा। ये है इस इक्वेशन का मतलब, कि इमेज का ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर एरिया है। अगर तुमने अपर्चर एरिया 1/4 कर दिया, मान लो तुमने इस तरीके से उस लेंस को ब्लैक किया, ओपेक किया, कि केवल 1/4 ही ट्रांसपेरेंट एरिया बचा और 3/4 एरिया ओपेक हो गया है, तो जो इमेज बन रही है वो बनेगी तो फुल इमेज, लेकिन अब उसकी ब्राइटनेस जो है पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो गई होगी। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी विद द अपर्चर एरिया। मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाता हूँ कि लेंस का अगर पर्सपेक्टिव व्यू देखो तो लेंस ऐसी दिख रही होती है, ऐसे तुमने ऑब्जेक्ट रखा होता है और ऐसे उसकी इमेज बन रही होती है। ये चीज जो है, ये जो शेडेड एरिया देख रहे हो तुम सामने से लेंस का, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द अपर्चर एरिया, ठीक है? एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन रेडियस। लेंस का तुम्हें रेडियस दिया रहेगा ऐसे, तो अपर्चर एरिया जो है वो πr² हो जाएगा। ये वो रेडियस नहीं जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो, दोनों अलग अलग चीज है। Yes. रेडियस ऑफ कर्वेचर साइड से दिखती है, वो इस स्फीयर की कर्वेचर है जिससे उसका ये सरफेस बना है, और वो स्फीयर की कर्वेचर है जिससे उसका वो सरफेस बना है। ये तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, R1 R2। अपर्चर एरिया सामने से है, जो उसका सर्कुलर शेप का रेडियस है, which can be big or small. It doesn't, with the same radii of curvature you can have a small lens। कि अगर तुम दो स्फीयर, कैसे तुम कर रहे हो इमेजिन, दो स्फीयर हैं, एक बड़ा सा स्फीयर है ऐसे, एक दूसरा स्फीयर है ऐसे, और तुम उनको एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हो, तो जो बीच में वेन डायग्राम टाइप आ रहा है, कैप्चर हो रहा है, वो लेंस है।
तो you can make the lens as big as small by making a less of an intersection or more of an intersection. You understand? Yes. Yes, sir. If the two spheres go too much through each other, then they only trap a very small volume, and so your aperture area of the lens is also small correspondingly. It's a small lens. If you take them a little further apart, तो उनका जो वेन डायग्राम में कैप्चर होगा वो बड़ा सा होगा, तो सामने से जो चीज लेंस है वो भी बड़ा है अपर्चर में. इट्स अ लार्ज लाइट कलेक्टिंग लेंस, इवन दो it has the same two curvatures as the small lens. It has the same focal length also because उसका curvature तो सेम है, लेकिन जो चीज को लेंस बोल रहे हैं उसका रेडियस जो है डिफर कर सकता है. दैट इज द रेडियस दैट शुड काउंट हियर. तो ये प्रॉब्लम में मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो फॉर इंस्टेंस इन्होंने लेंस को कट कर दिया और थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कर दिया, मिरर को कर दिया तो भी सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है. तो तुम क्या करोगे, बोलोगे कि लेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर हाफ तो अपना इंडिपेंडेंटली इमेजिंग करता ही होता है, उसको लोअर हाफ सिर्फ उसको कंसोलिडेट करता है ब्राइटनेस को, इमेजिंग तो पूरी की पूरी एक हाफ से भी हो जाएगी. और मान लो कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था जो ओरिजिनल एक्सिस पे रखी हुई थी. अब एक जनरल प्रिंसिपल यहाँ पर ये है, मैंने शुरू में बोला होगा, ये मिरर और लेंस दोनों में ट्रू है, कि अगर मान लो मिरर है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑफ द एक्सिस है, तो उसकी करेक्ट इमेजिंग करने के लिए हम क्या करते थे, हम उसको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का टोपी मान लेते थे और फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेजिंग करके मैग्निफिकेशन लगा के एक्सटेंडेड इमेज बनाते थे और फिर बोलते थे नहीं नहीं केवल टोपी में इंटरेस्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज मिल जाता था. यही लॉजिक तुम यहाँ कर सकते हो बाय कटिंग दिस लेंस अपर हाफ एंड मूविंग इट अप. एक सेंस में उसके रिलेटिव एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नीचे है उसके एक्सिस से, दिख रहा है? हाँ सर. यस सर, हाँ सर. तो अब तुम उधर से एक एक्सटेंडेड उल्टा ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसकी उससे इमेजिंग कर सकते हो, जो जैसे भी होनी होगी होगी, मान लो इधर बनती होगी, और फिर जब वो इमेजिंग हो जाएगी तो फिर तुम उसकी टोपी उठा के बोलोगे ये मेरा इमेज है. सिमिलरली यही डॉट इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा जो उधर ओरिएंटेड होगा, ऊपर का स्टोरी भूल जाओ तो ये इसकी इमेजिंग, क्योंकि आइडेंटिकल फोकल लेंथ है तो आइडेंटिकल जगह पे आइडेंटिकल साइज की इमेजिंग भी करेगा, लेकिन इसके रिलेटिव उल्टी जैसे उसने उसके रिलेटिव उल्टी करी. तो ये फिर बाद में तुम सारे एरोज हटा दोगे और बोलोगे ये दो इमेजेस बन गए, दो पॉइंट्स इसके. ठीक है. सो व्हेन यू आर इमेजिंग यू विल बेसिकली ट्रीट, मान लो तुम्हें बताया कि ये लेंस को हमने कट करके ऊपर शिफ्ट कर दिया बाय डेल्टा से, तो डेल्टा ही तुम्हारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का साइज हो गया. तो फिर m डेल्टा मैग्निफिकेशन टाइम्स डेल्टा इज द साइज ऑफ दैट इमेज. तो फिर ये भी m डेल्टा हो गया. तो ये दो जो फाइनल इमेज बने उनके बीच में टोटल सेपरेशन जो है वो 2 डेल्टा प्लस 2m डेल्टा हो गया. ठीक है, ये बात क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब लेंस में एक दूसरा एक एक्सपेरिमेंट होता है लेंसेज के साथ जिससे उसकी फोकल लेंथ डिटरमिन करते हैं. ठीक है, तो मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या है. तुम्हें अगर वो आएगा ऑब्वियसली तो एज अ थ्योरी प्रॉब्लम ही आएगा क्योंकि जेई है, थ्योरी पेपर है, लेकिन टेक्निकली इट्स एन एक्सपेरिमेंट. Sir, sorry for interrupting. So, can you repeat the distance of separation between the two images again? m डेल्टा इस इमेज का साइज है, m डेल्टा इस इमेज का साइज है, ये चीज डेल्टा है, ये चीज डेल्टा है, सो इट इज 2 into 1 plus m डेल्टा. Okay, sir. Thank you. तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड एक्सपेरिमेंट. हाँ सर, स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके हाँ. किया. करेक्ट. या इसको यूवी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, यूवी मेथड, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी इमेज डिस्टेंस वाला, एक ही बात है. तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक पहले बेंच होता है, ऑप्टिकल बेंच, विच इज बेसिकली लाइक अ लॉन्ग टेबल जिस पे मार्किंग्स होते हैं डिस्टेंस के, और एक ऑब्जेक्ट होती है जो एक जगह फिक्स्ड होती है, और दूसरी जगह पे एक स्क्रीन फिक्स्ड होता है जिस पे हमें इमेज चाहिए, हमें इमेज इसी स्क्रीन पे बनानी है, तो हम देखेंगे उसको रियल इमेज. तो इन दोनों के बीच में कोई स्पेसिंग होती है जो मान लो मैं बोलूं कि इस केस में 90 सेंटीमीटर है, हम डेटा की तरह करेंगे इसको, प्रॉब्लम की तरह. अब एक लेंस है जो तुम इस रीजन में कहीं पर भी रख सकते हो. इन दिस रीजन यू कैन प्लेस द लेंस एनीवेयर. So let's say you place the lens somewhere here. It's a converging lens, and let's say here the focal length is 20 centimeters. ठीक है. एक सेकंड रुक जाओ, 20 लेना चाहिए. अगर मैं 20 लेता हूँ तो नहीं 10 ले लेता हूँ. 10 अच्छा आंसर आ जाएगा थोड़ा. 10 फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस. तो क्या होता है कि अगर मान लो एक तुमने ऐसी पोजीशन ढूंढ ली जिससे कि एक शार्प इमेज स्क्रीन पे आ गई, ठीक है, बन गई इमेज फॉर वन पोजीशन ऑफ द लेंस. फॉर वन पोजीशन माने कि
for one certain distance of the lens from the object. तो ऑटोमेटिकली जो v है तुम्हारा इस प्रॉब्लम का, यानी इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, वो 90 माइनस यू हो जाएगा. राइट मतलब Yes, sir. वैसे तो जनरली स्पीकिंग लेंस एक जगह पे रखी होती है और तुम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के उसकी अलग अलग जगह पे इमेज बनाते हो. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज फिक्स्ड लोकेशंस पर है, उनके बीच में स्पेसिंग फिक्स्ड है 90. लेंस को तुम मूव करके वो जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पे रखने से यहाँ पे शार्प इमेज आता है, यानी सो दैट यू एंड वी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फैक्ट दैट देयर सम इज 90. तो टर्न्स आउट कि ऐसी दो पोजीशंस होती हैं जहां पे लेंस को रखने से यहाँ पे शार्प इमेज बनती है. In between this region, there are two distinct locations where you could place a lens and you could get a sharp image. The image will not be the same size, but it will be a sharp image, meaning an image is formed on the screen. Why are there two locations? One way to think about it, एक तो मैथमेटिकली तुम इक्वेशन लिख के कर सकते हो, जो कि तुम करोगे अभी एज अ प्रॉब्लम. दूसरा चीज ये है कि one direct way of seeing why there is another position somewhere of the lens which also produces a sharp image is to invert the arrows. Arrows invert कर दो और इसको ऐसे देखो, as if what was the image is the object and what is the object is the image. तो ये भी तो करेक्ट रिलेशनशिप हुआ, ये भी तो एक करेक्ट रे डायग्राम हुआ जिसमें कि u और v का सम 90 हुआ. You guys follow? Yes, sir. है ना, समझ गए तुम लोग? तो वो इनिशियल ऑब्जेक्ट का ही पोजीशन दे देगा. हाँ, तो बेसिकली क्या है कि लेंस की दो पोजीशंस इसलिए हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेके क्वाड्रेटिक आएगा. यस करेक्ट. दूसरा को अगर इमेज डिस्टेंस ले सकते हैं तो दूसरे को ऑब्जेक्ट लेके पहले को इमेज डिस्टेंस भी ले सकते हैं. अब तुम लोग इसको मैथमेटिकली करोगे तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम मैं पीछे लिख Sir? सर 21 सेकंड. हाँ. Sir, एक doubt उल्टा- था. Sir, what defines a sharp image exactly? नहीं, by sharp image I mean to say that if your u in this context is let's say 20, then your v must be coming out to be 70. अच्छा, okay, sir. है ना, मतलब वो इमेज डिस्टेंस है, स्क्रीन वहां पे रखा है जहां पे इमेज बनता होता. Sir? तो मतलब just proper intersection of the rays, no, not like हाँ. partial. हाँ हाँ, जहाँ पे वो प्रॉपरली इंटरसेक्ट करेगा. हाँ बोलो. सर जब हम उल्टा करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बिगर राइट फ्रॉम द अदर, Correct, सो वो correct. इमेज पास फॉर्म हो रहा है इसलिए ना, तो इमेज नियर फॉर्म हो रहा है टू द हाँ हाँ लेंस. हाँ, बेसिकली एक अच्छा. केस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दूसरे केस का इमेज डिस्टेंस है एंड वाइस वर्सा. है ना, मतलब दो कॉम्बिनेशन ऑफ यू भी आ रहा है कि अगर भाई एक 20 और 70, एक u20 से अगर v70 आता है तो u70 से v20 आता होगा. ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ऑब्वियस है क्योंकि जैसा लेंस का फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, उसमें तुम देखो कि लेंस तो फिक्स्ड है तुम्हारा, उसको तुम इधर उधर चला रहे हो लेकिन उसका f तो फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट है. तो देयर आर, और v और u आपस में इंटरचेंजेबल सिंबल है क्योंकि किसी को भी u किसी को भी v बोला जा सकता है, रिलेशनशिप तो सेम ही है इधर. तो इस कारण से दो इसके वो आते हैं. अब तुम मैथमेटिकली करो तो ऑब्वियसली और देख लोगे क्लियरली कि क्यों हो रहा है ऐसा. तो अब मैं इसका डेटा तो मैंने दे दिया है कि लेंस का फोकल लेंथ 10 है, टोटल डिस्टेंस 90 है. और क्या होता है कि लेट्स से the object size is also 10 centimeter. Now if the image is formed by two distinct positionings of the lens are x and y centimeter, then find the value of xy. क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर हमारा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अगर हमारा टोटल डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है और हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, तो लेंस की वो जो दो पोजीशंस हैं जो उधर में परफेक्ट शार्प इमेज बनाते हैं, वो दो जो इमेजेस बनती हैं वो x और y सेंटीमीटर की बनती है. कि एक बार मैंने लेंस रखा, यहाँ इमेज बना x सेंटीमीटर का, फिर मैंने लेंस को चला के दूसरी जगह ढूंढी जहाँ फिर शार्प इमेज बना इधर, वो y सेंटीमीटर का बना.
तो ये जो x और y सेंटीमीटर्स लेंथ्स हैं दो पॉसिबल इमेजेस के, उनका प्रोडक्ट तुम्हें फाइंड करना। आंसर्स चैट पे सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे, सॉरी पेज पे। लिखो, आंसर्स लिखो चैट पे और भेजो, को-होस्ट पे भेजना आंसर्स। सर Please all of you send your answers to co-host. एक सेकंड रुक जाओ बिफोर यू सॉल्व इट। सॉल्व तो नहीं किया अभी, एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ कि डेटा से अच्छा सा आंसर आता है कि गंदा सा। आई वुड लाइक यू टू हैव अच्छा आंसर। जस्ट क्विक चेक। तो लेकिन अगर हम लोग तो प्रोडक्ट ही तो निकालना है ना, तो वो तो मतलब अच्छा ही आ जाएगा। हाँ फिर भी मैं सोच रहा था कि इंडिविजुअल वैल्यूज भी अच्छे आ जाएं, बट एक सेकंड रुक जाओ। बट वैल्यूज गंदी दिख रही है, मतलब ट्राई किया। वन सेकंड 90 लिया ना अपन ने, 90 की जगह ट्वेंटी अगर लेंगे तो हाँ 20 ही ले लो। एक्चुअली मैंने सही दिया था, फिर अच्छा आंसर, अच्छे डेटा इससे। वैसे फाइनल आंसर तो अच्छा ही आएगा रिगार्डलेस, लेकिन बीच के वैल्यूज जो है अगर तुम सॉल्व करते हो वैसे तो वो भी अच्छे आ जाए, इसके लिए मैंने ऐसे दे दिया तुमको। 20 ही ले लो फोकल लेंथ लेंस का। सर बस 2 बार वो सॉल्व करना है और कुछ इक्वेशन बनाना है, राइट? अब बोल मत, डिस्क्राइब मत कर, आंसर ओके बता दो सॉरी सॉल्व सर। करके। बाकी लोगों को अरे आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ सर। हाँ Sir, x and y centimeters is the height of the distance. नो हाइट, द इमेज हाइट। Oh, sir, अच्छा, okay. Oh, image right. हाँ नॉट द डिस्टेंसेस।
सर आंसर भेजा। निश्चित करेक्ट है। यस सर आंसर भेजा। सर 20 लेना है ना? हाँ, आर्यमान करेक्ट है, दिव्यांश करेक्ट है, प्रेक्षा करेक्ट है। सर आंसर चेक कर सकते हो। गोपाल करेक्ट नहीं है, रोहन करेक्ट नहीं है, कार्तिक करेक्ट नहीं है, कैरव करेक्ट है, सिद्धार्थ की नहीं करेक्ट है, ध्रुव करेक्ट नहीं है। हाँ हर्षवर्धन वैसे ही आएगा। आदित्य गलत है, गोपाल करेक्ट है अभी। सर अभी करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है? करेक्ट है। ओके सर। सर भेजा। स्वरा करेक्ट है। कोहोस पे भेजो जो भी आंसर भेज रहे हैं। सर वैसे तो अभी सोच रहा हूँ तो सर मतलब वैल्यूज देने की जरूरत भी नहीं थी, मतलब ऐसे ही। करेक्ट। हाँ वही। जुबान करेक्ट है, आदित्य प्रचंड गलत है, ध्रुविल गलत है, कार्तिक गलत है। कर दूं मैं सॉल्व? सर मैंने भेजा, आप चेक कर सकते नहीं करेक्ट नहीं है। हैं। आगे सर कर। करेक्ट आंसर इसका है 100 और करेक्ट आंसर के लिए एक्चुअली ये रेलेवेंट भी नहीं है
कि एक्चुअल पोजीशंस क्या आती हैं। तो इसमें ऐसे होगा कि पहले जो है हम बोलेंगे हाँ कृति करेक्ट है, कि अगर हम बोलेंगे हमारा जो लेंस से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो u है, तो जो v है जहाँ स्क्रीन तक का डिस्टेंस है वो 90 माइनस u है। अच्छा v पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर बन रही है, लेकिन u नेगेटिव होगा, तो मैं u को नेगेटिव साइन के साथ डालूंगा, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f प्लस फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस। इससे मेरा क्वाड्रेटिक बनने वाला है u में, तो ये बनेगा 90 माइनस u टाइम्स u, ऊपर केवल 90 इक्वल्स टू 1/20। तो क्वाड्रेटिक बनेगा u स्क्वायर माइनस 90u प्लस 1800। यस सर 60 और 40। करेक्ट। तो इससे मेरे u के जो दो वैल्यूज आ जाएंगे वो आएंगे 30 और 60, यस सर। विच इज बेसिकली टू से कि जब तुम ऑब्जेक्ट 30 रखोगे फ्रॉम लेंस तो इमेज 60 पे बनेगा, और नेचुरली वही 60 पे तुमने अगर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज 30 पे बनता था। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग v जो आएंगे वो ऑब्वियसली 30 का 60 और 60 का 30 आएगा। हाँ सर। हाँ तो सर। इसीलिए जो पहला वाला मैग्निफिकेशन आएगा यानी v/u वो 2 आ जाएगा, हाँ सर। है ना। एक्चुअली तो u नेगेटिव है, नेगेटिव 30 और नेगेटिव 60, तो -2 आएगा। और दूसरा मैग्निफिकेशन जो आएगा विद द सेकंड वैल्यूज वो आ जाएगा तुम्हारा -12। माइनस। तो यानी देयरफॉर जो तुम्हारा x इमेज बनेगा वो बनेगा m1 इंटू 10। पहला इमेज जो बनेगा वो बनेगा पहला मैग्निफिकेशन इंटू ऑब्जेक्ट साइज, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा m2 इंटू 10। तो जब इनका तुम प्रोडक्ट लोगे तो m1 m2 100 बनेगा, और क्योंकि m1 m2 की वैल्यू 1 है और ये हमेशा ट्रू है, दैट इज द थिंग इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड कि the two configurations of the lens produce two magnifications which are basically inverse of each other. When multiplied they give you 1, and that is also possible to see from the ray diagram. अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है और पहली कॉन्फ़िगरेशन में वो 20 का इमेज बनाता है, तो when you look at this in the reverse then that is basically saying that 20 का ऑब्जेक्ट 10 का इमेज बनाता। रे डायग्राम तो वही है, केवल लाइट का एरोस का डायरेक्शन स्विच करने से। तो क्लियरली एक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी मैग्निफिकेशन आती है दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा उसकी उल्टी आती है, सो दैट दोनों मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट बनाता है। और एक्चुअली ये लॉजिक जो है रे डायग्राम वाली से ही हम कर देते विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। वी कुड हैव सेड क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट बनाएगा, और एक से इमेज बनेगा x जो होगा पहला मैग्निफिकेशन इनटू 10, दूसरे से बनेगा y जो होगा पहला दूसरा मैग्निफिकेशन इनटू 10। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y विल बी सिंपली द टू मैग्निफिकेशंस and the height square which will simply be 100। तो मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है उसका स्क्वायर कर दो तो हमेशा वो इमेजेस का प्रोडक्ट का वैल्यू है। ठीक है, सबको समझ गया चीज? हाँ सर। सर मैं पता Yes, नहीं sir. को सर मैं 90/30 कर रहा हूँ, 90/60 कर रहा अच्छा हूँ। तभी गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है एज सच कुछ है नहीं, सिर्फ ये है कि दो पोजीशंस के लिए दो वो आते हैं, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगा तो लिख देंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो इसके पता होना चाहिए नाम से कि वो क्या होता है एक्सपेरिमेंट, कि दो पोजीशनिंग वाला चीज होता है। अदरवाइज कोई एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली बेस्ड ऑन द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ऑलराइट। अब जो है हम आ जाते हैं अपना बेसिकली लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज कि द आइडिया ऑफ थिन। उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं ऑप्टिकल पावर। ठीक है, ये मिरर्स और लेंसेज दोनों के लिए डिफाइंड होता है, तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए डिफाइन कर दूंगा। लेंस की जो पावर होती है PL, ऑप्टिकल पावर, it is defined as directly the inverse of the focal length of the lens। इनवर्स इसलिए क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है कि जो लेंस का फोकल लेंथ छोटा होगा वो ज्यादा पावरफुल लेंस है। नेचुरली अगर एक लेंस है और उसमें लाइट आती है और फिर उसका लंबा फोकल लेंथ है तो वहां जाके कन्वर्ज होती है। दूसरा लेंस है जिसमें लाइट आती है और छोटा फोकल लेंथ है, यहाँ कन्वर्ज होती है, तो ऑब्वियसली दिस इज द मोर पावरफुल लेंस बिकॉज दिस इज मोर पावरफुली डिविएटिंग लाइट। जो लेंस का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा वो जीरो पावर का लेंस होगा क्योंकि वो लाइट को डिविएट ही नहीं कर रहा है। तो जितना छोटा फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावरफुल लेंस। मिरर के साथ भी यही है, केवल ये चीज इधर हो रही होगी। तो इसको हम कहते हैं इसका ऑप्टिकल पावर।
और अगर और मिरर के लिए जब डिफाइन करते हैं तो मिरर के लिए हम नेगेटिव साइन लगा के ऑप्टिकल पावर डिफाइन करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारा मिरर और लेंस का कन्वेंशन उल्टा चल रहा है। हमारा कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेकिन कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इसलिए उनको दोनों को सेम पावर बनाने के लिए एक पे माइनस एक पे प्लस। याद रखना मिरर में माइनस होता है और लेंस में नहीं होता है, ठीक है। और अब अगर तुम एफ को एक्सप्रेस करते हो मीटर्स में, then the unit of optical power is called the diopter. Diopter, capital D. और तो प्लेन मिरर का भी 0 पावर होगा ना? प्लेन प्लेन ग्लास स्लैब। हाँ, प्लेन मिरर का भी प्लेन ग्लास का। अगर ये f मीटर्स में लिख देते हो तो इसका यूनिट डायोप्टर हो जाता है। वैसे तो सेंटीमीटर में लिख सकते हो तो डायोप्टर नहीं होगा, कुछ सेंटी डायोप्टर या व्हाटएवर होगा, बट अगर डायोप्टर में लाना है तो फिर फोकल लेंथ को मीटर में लिखना होता है। लेकिन वो तो स्केलिंग की प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि फॉर्मूला ये है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज कॉल्ड थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास 3 थिन लेंसेज हैं। लेट्स से मेरे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, फिर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और फिर एक कॉनकेव लेंस है, इक्वी कॉनकेव। ठीक है, ये एक लेंस हो गया, ये एक लेंस हो गया, और ये एक लेंस हो गया, और ये टच कर रहे हैं। ठीक है, तुम देख सकते हो दे आर फिजिकली टचिंग। जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ इसका, वो तभी वैलिड है जब द लेंसेज आर एक्चुअली फिजिकली टचिंग। दे डोंट नीड टू टच परफेक्टली। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑल्दो हो सकता है कि एक लेंस जो है इधर से कॉनकेव हो और अगला लेंस उधर से उतना ही कॉन्वेक्स हो, कि जब उनको टच करें तो बढ़िया फुल कांटेक्ट हो जाए। यदि वैसा है तो भी ठीक है, लेकिन यदि वैसा नहीं है, जैसे यहाँ पे तो नहीं है, इधर से ये कॉन्वेक्स है, वो भी उधर से कॉन्वेक्स है, तो इनका कांटेक्ट तो एक ही पॉइंट पे होता होगा। ये थोड़ा वॉबली सा रहेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एज लॉन्ग एज देयर इज कांटेक्ट एट इवन वन पॉइंट, this formula will be valid. But if there is no contact, if there is physical spacing, then you will not be able to apply this formula. So do not apply this formula जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, if there is some physical spacing between the lenses. If they are touching, even if they are touching at one single point, the formula is valid. So what changes about the lenses when they touch at like one single point? नहीं, नथिंग चेंजेस। बेसिकली ये फॉर्मूला डिराइव्ड है बाय अज्यूमिंग कि पहले से जो इमेज बनेगा वही दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा और उसका यू डायरेक्टली उसका वी होगा। वो तभी पॉसिबल है ना जब बीच का डिस्टेंस 0। हाँ हाँ, ओके। तो ये फॉर्मूला सिंपली इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू लेंसेज एट अ डिस्टेंस, जिसमें फिर जो बीच का डिस्टेंस d है उसको 10 to 0 कर दिया। तो ये उसका आउटकम है। तो ऑब्वियसली तभी लग सकता है जब वो d ट्रूली 0। ये लेंस इस लेंस से जो है फर्स्ट लेंस सेकंड लेंस को एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, सेकंड लेंस थर्ड लेंस को एक पूरा सर्कल पे कांटेक्ट कर रहा होगा। देख रहे हो? यस सर, वो ऐसे फिट हो रहा है ना? बीच वाला लेंस जो है उसका राइट साइड प्लेनर है और सर्कल है, और इधर वाला लेंस जो है उसका कॉन्केव है और वो भी सर्कल है। तो जब ये कांटेक्ट होता होगा तो एक सर्कुलर रिम पे कांटेक्ट टाइप होती होगी इनके आपस में। बट ठीक है, दैट्स आल्सो फाइन, एनी कांटेक्ट इज फाइन, बट देयर मस्ट बी सम कांटेक्ट, दे शुड नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड। तो अगर इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2 और इसका फोकल लेंथ f3 है, एंड दे विल हैव टू बी पुट विद द अप्रोप्रिएट साइन। तुमको पता है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड, this can be said to be equivalent to one lens of a different focal length. And the formula is that 1 by equivalent focal length is simply the sum of all the inverses. And in fact, 3 से भी ज्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। So along with the sign, right? Along with the sign, f3 तुम माइनस के साथ डालोगे। आप जो माइनस है वो माइनस के साथ जाएगा, जो प्लस के साथ है प्लस के साथ जाएगा, तब सब ऐड होके जो भी आएगा प्लस माइनस वो ये लेंस होता होगा। अगर ये पूरा चीज ऐड होके प्लस आया तो तुम्हारा इक्विवेलेंट लेंथ फोकल लेंथ प्लस है, तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस बना है। और अगर ये पूरा चीज ऐड अप करके नेगेटिव आया तो तुम्हारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव है, यानी इक्विवेलेंट लेंस जो बना है वो एक डाइवर्जिंग लेंस बना है। तो दीज मस्ट बी प्लेस्ड विद देयर साइंस। ठीक है, एज वेल एज you can also write it now because you have just defined a concept called optical power, which is the inverse of focal length. This can more nicely be written as that the equivalent power is simply the summation of all the individual powers. ये समझा जो मैंने लास्ट में लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, and with appropriate sign. Do not forget, optics में सबसे crucial element है correct sign लगाना।
कहीं पर भी कोई भी चीज मैग्नीट्यूड में नहीं लिखना होता है, हर जगह साइन के साथ लिखना होता है, ठीक है, करेक्ट। Sir, but like size of image तो हम obviously magnitude के साथ ही लिखेंगे ना? हाँ, वो अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला जहां पर है, हाँ sir, yes sir, formula जिसमें- बाद साइन लगाना पड़ेगा। हाँ, जिसमें तुम वैल्यूज डाल रहे हो खुद की तरफ से, जो सॉल्व करके आ रहा है वो तो साइन के साथ आ रहा है, फिर तुम उसको बिना साइन के बोल रहे हो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है कि आया -20 इमेज, तुम बता रहे हो उसको वर्ड्स में एक्सपैंड करके कि 20 साइज का उल्टा इमेज बन रहा है, व्हिच इज फाइन, यू आर इंटरप्रेटिंग द साइन इन वर्ड्स आल्सो। When you are putting from your own side into a formula, then that must be put with the sign. Anytime Yes, it is sir. anytime it is an input to a formula, it has to be put with the correct sign, because otherwise गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूँ, तुम लोग उसको फाइंड करो। एक चीज इसमें ध्यान ये रखना, ये कंफ्यूजन हो सकती है कि अच्छा पहले तो प्रॉब्लम कर लो, फिर मैं बताता हूँ उसका वेरिएशन। सर अपने पीएम और पीएल में डिफरेंस क्या है? ये मिरर के लिए है और ये लेंस के लिए है, और है तो सेम ही फॉर्मूला, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ ही लेना है, लेकिन मिरर वाले में माइनस साइन लगा के वो पावर बनेगा, और अगर पावर से फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो वो भी, मान लो मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास एक मिरर है जो कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव, मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास एक मिरर है जो कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10। तो अब तुम्हें पता है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है एक्चुअली माइनस होता है, तो यानी उसका टेक्निकली फोकल लेंथ है -10। तो जब तुम यहाँ -10 डालोगे तो ये माइनस के साथ वो +1/10 देगा, तो यानी ये मिरर का ऑप्टिकल पावर इज +1/10, इवन दो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, लेकिन मिरर का फॉर्मूला इस तरीके से डिफाइंड है कि उधर के माइनस को माइनस करके पावर उसकी बना देता है प्लस, अगर वो कन्वर्जिंग है। लेंस में ऑब्वियसली अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ ही प्लस है, तो यहाँ डालोगे तो पावर भी प्लस आएगी। तो बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर दोनों की पावर पॉजिटिव होती है, इवन दो कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, लेकिन पावर ऐसे डिफाइन किया है कि वो उस माइनस प्लस को सॉर्ट करके कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर दोनों की पावर को सेम साइन का बना देता है। तो जब हम ऑप्टिकल पावर के टर्म्स में बात करते हैं तो फिर हमें लेंस और मिरर में भी डिस्टिंग्विश नहीं करना पड़ता। लाइक हम किसी को बोल रहे होंगे यार मेरे को +1/10 पावर का ऑप्टिकल डिवाइस चाहिए, तो इट कुड बी अ मिरर, इट कुड बी अ लेंस, द अदर पार्टी विल अंडरस्टैंड कि कन्वर्जिंग चीज की बात हो रही है, ठीक है। ऑल्सो वाइस वर्सा, अगर तुम्हें मैं बता दूं कि मेरे पास एक मिरर है जिसकी पावर +1/10 है, और अगर मैं तुम्हें बता दूं मेरे पास एक लेंस है जिसकी पावर +1/10 है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से मीनिंग ये होगा कि वो लेंस जो है वो फोकल लेंथ 10 का है, लेकिन वो मिरर जो है वो फोकल लेंथ -10 का है, यानी वो कॉनकेव मिरर है और वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। तो प्रॉब्लम कर लो, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, यही डेटा ले लो, यहीं पे कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं इससे। यार रुको, वेरिएशन देता हूँ क्योंकि तो बहुत ही ट्रिवियल हो जाएगा, फिर सिंपली एडिशन का प्रॉब्लम क्या दूंगा मैं तुमको। अब इसमें एक वेरिएशन ये हो सकती है कि मान लो मैंने क्या किया कि ये 3 लेंसेज थे ग्लास के, ठीक है, ये तो थे ही, जो बीच में खोपचा है इधर सेकंड और थर्ड लेंस के बीच में, उधर में मैंने पानी फिल कर दिया, तो वो तो क्योंकि तुम्हें पता है पूरा बंद है, वो एयर टाइट है वो जगह, है ना, तो पानी उसमें से निकलेगा नहीं। अब अगर मुझे इस पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा तो क्या करना रहेगा? So can we consider the water also to be a kind of a lens? Yes, sir. That is what you have to do. This situation will basically be analogous to having a glass का convex lens followed by a glass का plano convex lens
followed by a water का plano convex lens, followed by a glass का concave lens. कॉनकेव लेंस, यस। तो अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, इसकी f वाटर है और इसकी f3 है, तो अब तुम्हारी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f वाटर प्लस 1/f3। समझ गए तुम लोग? यस सर। तो Sir, and if they don't give us the focal length of water directly, they'll have to give us like the radius of curvature for that surface, no? Not the Correct. plane surface, the curved Correct. surface. ताकि लेंस में Correct. फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। यस यस यस। तो मोस्टली जो है प्रॉब्लम जो इस टाइप का रहता है उसमें लेंस मेकर फार्मूला से ही पहले निकालनी पड़ती है f1 f2 f3, फिर हम उसको ऐड करते हैं बाद में। मैं जो प्रॉब्लम दूंगा उसमें ही मैं फोकल लेंथ नहीं दूंगा, तो मैं कर्वेचर्स दूंगा। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है समझना कि जब तुम इनमें से किसी की भी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग द लेंस मेकर फार्मूला, देन व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज द फैक्ट कि लेंस मेकर फार्मूला में लेंस का म्यू डालना होता है और मीडियम का म्यू डालना होता है। हाँ सर। यस तो इस सिचुएशन के लिए तुम मीडियम का म्यू क्या लोगे सर, वन ही लेगा ना। फॉर एनी लेंस? हाँ, ये ध्यान रखो, प्लीज बी केयरफुल। दिस सिचुएशन, मेरा ये लैग हो रहा है क्या? नहीं सर। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जब भी थिन लेंसेज इन कांटेक्ट का सिचुएशन होता है तो ये नहीं सोचना होता है कि बीच में कोई लेंस रखी है तो उसका मीडियम जो है सराउंडिंग वो बाजू वाला लेंसेज है, ऐसा नहीं है। बेसिकली उस सिचुएशन को, चाहे ये सिचुएशन ले लो कि तुम कोई बोले कि व्हाई कैन आई नॉट टेक द मीडियम फॉर दिस लेंस एज दिस मीडियम एंड दिस मीडियम, बिकॉज वो तो उससे सराउंडेड है, या दिस इज इवन मोर सराउंडेड, व्हाई कैनॉट आई से दैट द वाटर लेंस का मीडियम इज एक्चुअली ग्लास, क्योंकि पूरा वाटर जो है हर तरफ से ग्लास में ट्रैप्ड है। नहीं, वैसा नहीं है। यू हैव टू मेंटली फर्स्ट स्प्लिट देम अप like this, and then you have to see what would have been the medium around them, and whatever would have been the medium around them is the medium for each lens. In this case it's vacuum. ये कभी मत करना कि किसी लेंस के लिए तुम उसका मीडियम वो बाजू वाले लेंसेज का म्यू ले लो, वैसा नहीं है। वो सारे लेंसेज एक मीडियम में रखे and then they are stacked together into a system. So suppose this entire thing was immersed in water, then we wouldn't calculate the focal length of that water वाला section, no? Correct. That is what I was about to say. Is that ये मैं बताता हूँ और फिर हम प्रॉब्लम करते हैं कि अब मान लो इस अरेंजमेंट को, पूरे अरेंजमेंट को ग्लास लेंस, वाटर लेंस एंड ग्लास लेंस, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने उठा के सबमर्ज कर दिया इन वाटर, कि इधर सब तरफ पानी है और खोपचे में भी पानी है क्योंकि वो पानी का लेंस था। So this situation is equivalent to what? Is it equivalent to 4 lenses in water? No, sir. Three lenses in Three water. lenses in water. This is equivalent to this lens in water plus this lens in water plus this lens in water, not in vacuum. Now you will have to find the focal length of each in water because they are all kept in water, and then you are going to have to combine them using the formula. Meaning how? यानी 1/f इक्विवेलेंट वो भी वाटर में ही आएगा, is 1/f1 in water plus 1/f2 in water plus 1/f3 in water. तो तुम्हारा जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा वो भी वाटर के अंदर ही उसकी फोकल लेंथ आएगी इस फॉर्मूला से। मतलब ये जो फॉर्मूला है कंबाइन करने वाला, पावर वाला, ये जनरलाइजेबल है, नॉट जस्ट टू वैक्यूम, बट यू कैन पुट अ सबस्क्रिप्ट हियर, P equivalent in a medium is the summation of individual P's in that same medium. है ना? वाटर का लेंस क्यों नहीं है अब यहाँ पर? क्योंकि वाटर का लेंस वाटर में इज नो लेंस एट ऑल। अगर तुम लेंस मेकर फॉर्मूला देखो तो उसमें म्यू लेंस बाय म्यू एम -1 होता है, आगे जो भी होता है। अगर लेंस और मीडियम एक ही म्यू है तो ये 1 - 1 0 हो गया, तो एफ जो है इंफिनिटी हो गया, विच इज बेसिकली नथिंग, नो लेंस। पानी में पानी का लेंस अगर लेंस है तो व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम सेइंग कि वैक्यूम में वैक्यूम का लेंस भी लेंस है?
देन आई विल पॉइंट एट एनी प्लेस इन वैक्यूम एंड से यहाँ पे लेंस रखा हुआ है, तो लाइट को कुछ होना चाहिए नहीं, ऑब्वियसली नॉट. A refracting device in the same mu as itself basically loses its identity. उसकी बाउंड्रीज का कोई मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन बाउंड्रीज पे होता है. जब लाइट मीडियम टू मीडियम जाता है तो कुछ डिविएट करता है. अगर इधर का मीडियम यानी जो बॉडी है उसका अंदर का म्यू और बाहर का म्यू सेम है, तो उसका बाउंड्री पे कोई डिविएशन नहीं होगा, तो बाउंड्री का कोई मीनिंग नहीं है. इट इज लॉस्ट इन द मीडियम. देयर इज नो मीनिंग टू देन हैविंग अ प्रिज्म और अ लेंस और एनीथिंग इन अ मीडियम, राइट. प्रिज्म भी अगर तुम ले लो, मान लो 4/3 म्यू का प्रिज्म को पानी में डाल दो जो खुद 4/3 है, प्रिज्म खत्म हो जाएगी, कोई मीनिंग नहीं रहेगा उसका. फ्री ट्रैवलिंग एंड हाँ, लाइट विल कंटिन्यू ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज़ द बाउंड्री लूजेस ऑल मीनिंग. इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वो है, मैं देखूंगा मेरे को मिलेगा तो मैं एप्लीकेशन है, वो वीडियो था उसमें वो डालता है ग्लास में तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. करेक्ट. he has a beaker inside which there is a smaller beaker and both are empty. Then he starts to fill glycerine or some kind of a thick viscous liquid which is apparently has the same refractive index as the glass as the beaker which is inside the smaller beaker. तो क्या होता है कि जैसे जैसे भरने लगता है, वो जितना पार्ट में भर गया होता है उतने पार्ट में अंदर का बीकर गायब हो जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है, पीछे का दिख रहा होता है, लेकिन सिर्फ बीकर जो अंदर रखी है उसकी बाउंड्रीज गायब हो जाती हैं, एज इफ इट इज इनविजिबल. फिर वो पूरा ऊपर तक भर देता है तो अंदर का बीकर पूरा गायब हो जाता है. लाइक यू कैन सी थ्रू द थिंग, पीछे दिख रहा है, लेकिन बीकर जो है क्योंकि उसका वही म्यू है जो इस लिक्विड का है, तो वो बीकर उसके अंदर इनविजिबल हो जाती है. तो जैसे हम लोग ने वो गैसियस स्टेट में क्रिटिकल स्टेट पे पढ़ा था कि वो लिक्विड और गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है, तो दोनों का मेनिस्कस वो हाँ. भी क्लियर हो जाता है लिक्विफैक्शन में. हाँ हाँ करेक्ट. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को. तो अगर अच्छा, ये इसमें हाँ बोलो. अगर ये होल सिस्टम वैक्यूम में होता तो हम सारे फोकल लेंथ कंसीडर करते ना. हाँ, वाटर वाला भी कंसिडर करते हैं, पीछे मैंने बनाया. और वाइस वर्सा, अगर ये पूरा सिस्टम पानी में होता सर तो और तुमने खोपचे में पानी नहीं भरा होता और खोपचे को एयर टाइट कर दिया होता, मतलब उसमें वैक्यूम तो बचा एयर होता. का लेना पड़ता अभी. करेक्ट. तो अब जो है तुम्हारे पास एक्चुअली फिर से 4 लेंसेज हैं. अब तुम्हारे पास है ग्लास लेंस इन वाटर, ग्लास लेंस इन वाटर, वैक्यूम लेंस in water. Vacuum can also be a lens. It's a different medium than water, so it will basically have refracting properties. So this situation is equivalent to this lens in water plus this lens in water plus a vacuum lens in water, जिसका mu खुद V1 है लेंस का, लेकिन ये कुछ और है, and plus the last lens in water, right? So a vacuum lens in water is a lens. ऐसा नहीं है कि वैक्यूम कुछ काम का नहीं है. वैक्यूम अगर किसी दूसरे नॉन वैक्यूम मीडिया के अंदर है तो इट विल हैव रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ लेंस इन इटसेल्फ. तो अब तुम बोलोगे ओके, इन दिस केस द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इन वाटर इज 1/f1 in water plus 1/f2 in water plus 1/f vacuum lens in water and plus 1/f3 in water. But obviously अगर सेम मीडियम का लेंस को सेम मीडियम में रख देंगे तो वो then it ceases to be a lens, then there is no point calling it a lens. ठीक है, पूरा सिचुएशन क्लियर. अब प्रॉब्लम करते हैं, देख लो इसको एक बार. सर हाँ बोलो. सर अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल दिया था जिसमें उसने ग्लास बीकर को ग्लिसरीन में रखा तो छोटा वाला जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया. हाँ, अगर यही सिस्टम ग्लिसरीन में होता तो सेम रिजल्ट आता क्या? ये सिस्टम अगर ग्लिसरीन में होता, हाँ, अगर मान लो ये लेंस का जो म्यू है वो ग्लिसरीन का म्यू से मैच कर जाता, यस सर. तो ये सारे लेंसेज ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, मतलब तुम्हें दिखता नहीं है स्ट्रक्चर रखा हुआ. सर वाटर वाला भी नहीं, ऑब्वियसली नॉट. वाटर वाला अगर वाटर का म्यू ग्लिसरीन के म्यू से डिफरेंट है तो बस केवल वाटर अलग से दिख रहा होता, बाकी सब इनविजिबल हो गया होता. ठीक है सर. हो गया? प्रॉब्लम करें? हाँ सर. तो प्रॉब्लम ये है कि यही स्ट्रक्चर ले लेते हैं जो हम ड्राइंग तब से कंसीडर करें. अब मैं डेटा दे देता हूँ इसके लिए कुछ.
कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है, ये तुम्हारा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फॉलोड में थोड़ा सा वाइड बना रहा हूँ ताकि दिखे ठीक से, फॉलोड बाय प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, followed by an equiconcave lens. So all of these radii of curvature are 20 each and all of the mu's are 1.5 each. ठीक है, ये मेरा सिस्टम है. ठीक है, fair enough. 3 पार्ट में हम इसको करेंगे. और मैं पहले ही बोल देता हूँ, an object is placed 30 centimeter to the left of the system. ये तो कॉमन रहेगा तीनों पार्ट में कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है. अच्छा, एक चीज और मैं बोल देता हूँ, माइनर पॉइंट. जब हम बोलते हैं थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर, तो अभी ये ड्राइंग देख के वन कुड आस्क कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर किधर से है. ये लेंस का ये सरफेस से, ये लेंस का ये सरफेस से, इधर से. फर्क नहीं पड़ता थिन लेंस. और हम लोग को तो वैसे भी पूरा सिस्टम मान के नहीं, अप्रोक्सीमेट कर system. दिया है ना थिन लेंस. करेक्ट. अरे पूरा- बट सर देखो if ये एक सेकंड, पूरा सिस्टम तो मान रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन इशू ये है कि अगर मान लो, चलो ऑब्जेक्ट को जाने भी दो, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हाँ ठीक है, पूरा सिस्टम को हटा के मैं एक सिंगल लेंस रखने वाला हूँ, तो भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है इन अ सिमिलर सेंस कि अगर मैं इस पूरा चीज को रिप्लेस करने वाला हूँ, तो जो एक सिंगल लेंस जाएगा वो कहाँ रखना है फिर मेरे को. ये मेरे पास एक पूरा रीजन है ना, तो देन द क्वेश्चन इज वेयर टू पुट इट टू प्रोड्यूस द सेम बिहेवियर. द आंसर टू दैट क्वेश्चन, which is also the answer to this question कि ऑब्जेक्ट 30 किधर से रखा है, is basically is that it doesn't matter. ड्राइंग पे मत जाओ, हम इनको थिन लेंसेज बोल रहे हैं, और थिन लेंसेज का मीनिंग था कि उसकी थिकनेस इज टेंडिंग टू 0. तो एक्चुअली इसका थिकनेस टेंडिंग टू 0 है, इसका भी थिकनेस टेंडिंग टू 0 है, इसका भी थिकनेस टेंडिंग टू 0 है. सो इवन व्हेन यू हैव अ बंच ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, it is still assumed to be a thin lens. So when I say 30 centimeter from the pole, I mean to say they all have the pole in the same place. It is technically just a line. तुम लोग समझे मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. Right? मतलब obviously in practice that is not true. तुम actually physically कितना भी thin lens बना दो, zero thickness का तो नहीं बना सकते हो ना, एक दो एटम तो उसमें होंगे ही. तो it cannot possibly in reality be a thin lens. And it is also not true in reality कि if you took like 100 thin lenses, you cannot still pretend that the whole stack is a thin lens. It will add up. No matter how thin each lens is, if you put 100 lenses in contact, definitely वो इतना मोटा तो हो ही जाएगा, कितना भी thin lenses तुम ले लो. तो इतना मोटा चीज तो obviously is not a thin lens. That's ridiculous. लेकिन वो practical problem है कि thin lens जो है zero thickness का नहीं बनाया जा सकता. Theoretically, you can always idealize. You can say, नहीं, each lens is basically zero thickness. So even if I have a million thin lenses in contact, mathematically speaking, they are still a thin lens. So then when somebody says an object is placed 30 to the left or 30 to the right, there is no ambiguity कि 30 कहाँ से measure करना है, वो एक ही जगह है. In fact, I really liked so पुराने रशियन बुक्स जो होते थे उसमें वो लोग लेंसेज ऐसा बनाते थे, उनका जो हाँ, आपने बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन और एक डाइवर्जिंग के लिए कन्वर्जिंग लेंस, अपोजिट कन्वर्जिंग लेंस ऐसा बनाते थे, डाइवर्जिंग लेंस ऐसा बनाते थे, and that used to be quite nice, I think. I mean, ठीक है, this is more of a pictorial representation that the lens looks like that, but this probably is a clearer way to look at it. Converging lens, diverging lens, and then there is no issue of कि 30 कहाँ से है. And even when you say a combination is there, and that basically reduces to a single lens, again, it is unambiguous कि उसका point कहाँ पर है और वहाँ से कितना distance ले रहे हैं. But ठीक है, anyway, ये point बोलना जरूरी था. अब पहला part ये है that if water is filled in the gap between the second and the third lens, find location of image. पहला पार्ट ये है, करो. सिस्टम एयर में है ना? हाँ, अभी वैक्यूम में है. सर एक डाउट था. बोलो. सर जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं सर, वी डू इट व्हेन u टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट? नहीं, वो तो उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए होता है. एक बार तुम फोकल लेंथ निकाल लेते हो, फिर फोकल लेंथ राइट पे आ जाती है, फिर u नॉन इन्फिनिटी भी हो, कुछ फाइनाइट भी हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग भी देता ही हो.
अच्छा, okay, sir, got it. मतलब that was for the first time to figure out what the focal length is, but हाँ, all the yes, time sir. all the time you're not interested in the focal length, but the focal length does control the behavior. So once you determine it once and for all, it's on the right hand side. The left hand side is then self adjusting. For a different view, it Understood. gets a different view. और सर सेकंड लेंस में वो राइट हैंड साइड प्लेनर है, राइट? हाँ, सर मैंने आंसर भेजा, आप चेक कर सकते हाँ, एक सेकंड। निशित करेक्ट है, कैरव करेक्ट है, ध्रुविल गलत है, कार्तिक गलत है, सिद्धार्थ किनी करेक्ट है। आंसर चेक कर सकते हो। यस, आंसर भेजा। आर्यमान गलत है, ध्रुव गलत है, दीपक करेक्ट है, गोपाल करेक्ट है, दिव्यांश गलत है। सर चेक कर सकते हैं।
आदित्य गलत है, कार्तिक गलत है, हर्षवर्धन गलत है। सर एक ऐसे क्वेश्चन था, हम्म, सर आपने भी कंप्यूटर साइंस किया है ना सर, तो फिर आप वो कानिशा वालों की मदद कर दो ना नया साइट बनाने के लिए। अरे बहुत ये गोपाल भड़का है 3 दिन से, मतलब अरे मतलब 3 नवंबर से भड़का है ये। सर आप ही बताओ क्या सर, पढ़ इफ द पाऊंगा? टेस्ट इज कंप्यूटराइज्ड सो द रिजल्ट शुड बी इंस्टेंटेनियस ना, मतलब दे शुडंट बी टेकिंग सो मच टाइम फॉर। हाँ, तो हाँ ये थोड़ा Then- टाइम दिया कर, वो लोग का हो जाएगा। आई थिंक सर आंसर भेजा। हाँ, 1 मिनट। आर्यमान गलत है, ध्रुविल टक्कर करेक्ट है, हुसैन गलत है, कार्तिक गलत है, आदित्यानंद गलत है। आदित्यानंद तुम्हारा आंसर में 10 का फैक्टर मिसिंग है आई थिंक, अदरवाइज तो करेक्ट ही। कुछ तो 10 का ये हो गया है मल्टीप्लिकेटिव। सर आप क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि वो क्या उसमें बहुत टाइम लग रहा है क्या उनका रिजल्ट आने में? हाँ सर, नया साइट बना दिया लेकिन वो भी अभी क्रैश कर रहा है। अरे ये रुक अभी नहीं, ये मतलब ये एग्जाम में मतलब क्रैश हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टेक तो कर ही रहे ना वो, जितना भी कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। आदित्य प्रचंड गलत है, हर्षवर्धन गलत है, जोवान करेक्ट है। करूं मैं सॉल्व अभी या कर लो? मैं दूसरा पार्ट देता हूँ, जिसका करेक्ट आ गया है तुम लोग अब दूसरा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करो। पार्ट बी में क्या हो रहा है कि सिचुएशन वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, लेंसेज भी वही है, और खाली मीडियम चेंज कर दी। हाँ, वाटर, द होल वाटर is submerged underwater. Gap also has water. Huh? Find location of image. अब जब तुम लोग आंसर लिख रहे होगे तो अपना आंसर में लिख देना आगे कि ए का लिख रहे हो या बी का लिख रहे हो। फिर वापस हिंट कर। क्या नहीं, इसमें क्या हिंट चाहिए, वही करना है जो सर आंसर इंटीजर है ए पार्ट का कि इंटीजर है।
चेक कर सकते हो। आदित्य प्रेजेंट गलत है, कार्तिक गलत है। सर आंसर सेकंड का आंसर ध्रुविल, बी का आंसर तुम्हारा नहीं, ये तो नहीं आएगा आई थिंक। एक सेकंड रुको, बताता हूँ मैं। सर आप ए पार्ट सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ कर दो। सर बी का पार्ट करेक्ट है कि नहीं? रुको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, वही कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर 1 सेकंड सर। सर बी का आंसर भेजो। और नहीं नहीं सर, मैंने कुछ मिस्टेक। ठीक है, कैरव करेक्ट आंसर है बी का, निशित करेक्ट आंसर है बी का, प्रेक्षा गलत है, हुसैन गलत है, निशित करेक्ट है हाँ, दीपक गलत है। दीपक क्लोज है, तुमने अप्रोक्सीमेट किया ना, हाँ ठीक है करेक्ट है। सर बी वाले डेसिमल में आया आंसर। बी में बी में हाँ, डेसिमल है आंसर। डेसिमल में। आदित्य प्रचंड करेक्ट है बी, जोवान करेक्ट है बी, ध्रुव करेक्ट है बी, सिद्धार्थ किनी बी करेक्ट है। सर आप ए पार्ट कर सकते हो। ए पार्ट का आंसर 120। सर 1 सेकंड सर, जस्ट 1 सेकंड। सर बी पार्ट के लिए आप एक पार्ट कर दो सर, बी पार्ट के लिए 1 सेकंड। हाँ दिव्यांश बी सर करेक्ट कुछ है। मिस्टेक हो और रही अगर हम लोग ऐसे स्मार्टली करेंगे तो वी कैन कैंसिल आउट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेंस ना। हाँ कृति ए करेक्ट है। हुसैन करेक्ट है बी। बी पार्ट का चेक कर सकते हो।
करेक्ट है गोपाल। तो अब जो है सी पार्ट भी है। अब कुछ नहीं है, केवल पानी निकाल दिया है बीच में से, गैप में से, बाकी सब सेम है एज इन बी। दिव्यांश भी गलत है। So water जी will का leak check कर only सकते from हो। the gap in the sense that will be filled with air, no? हाँ, Okay, sir. सर बी का चेक कर सकते हुसैन बी करेक्ट है, श्लोक बी करेक्ट है, हर्षवर्धन बी गलत है, आर्यमान ए करेक्ट है, ध्रुविल कौन सा है, बी है करेक्ट है, बी सर। करेक्ट है, श्लोक ए करेक्ट है, कृति बी गलत है। Sir C का check कर सकते हो। सी का रुको एक सेकंड, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा। सी में सर बी का आंसर भी एक इंटीजर है। बी का आंसर इंटीजर नहीं है। ओके सर। प्रेक्षा सी करेक्ट है, ध्रुव सी गलत है, आदित्य प्रचंड सी करेक्ट है, कृति बी गलत है, दीपक सी करेक्ट है,
निशित सी करेक्ट है, सिद्धार्थ किनी सी करेक्ट है, जोवान सी गलत है, कैरव सी करेक्ट है, गोपाल सी गलत है, आदित्य ए गलत है। सर बी का आंसर भेजा। हाँ आर्यमान बी करेक्ट है, श्लोक सी करेक्ट है। सर सी में हिंट दे सकते हो क्या, वही आ रहा है वापस? नहीं सही संधि आंसर। हाँ सर सी का भेजा। आर्यमान सी गलत है, ध्रुव गलत है, हुसैन करेक्ट है। चलो मैं पहले ए सॉल्व कर देता हूँ। वो सर हर्षवर्धन बी गलत है। ए पार्ट के लिए तो चारों लेंसेज काम करेंगे वैक्यूम में। सर मैंने आंसर भेजा, आप चेक कर सकते हो। ध्रुविल गलत है। तो पहले ए पार्ट के लिए मेरे पास 4 लेंसेज हैं इंक्लूडिंग वाटर लेंस, राइट? तो पहले सबका वैक्यूम फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज ये देखो which greatly simplifies this problem is that the first lens and the third lens will always cancel each other out. यस सर, वही किया। उनके कर्वेचर सेम है और उनका साइन उल्टा है, तो चाहे पानी में हो चाहे कहीं हो ये दोनों कैंसिल होना है। तो मेरे को सारों का करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट रियली नीड दिस एंड मे बी समटाइम्स दिस। अभी हम क्योंकि वैक्यूम में है लेकिन इसमें पानी भरा है तो एक्चुअली मेरे पास 2 लेंसेज हैं। तो 1/f2 f1 और f3 तो कैंसिल हो गए। 1/f2 is 1.5/1 minus 1 into 2/20. 1/20 minus 1/20, and that gets you
20 का फोकल लेंथ 1, यस सर। और 1/f वाटर जो है वो हो जाएगा 4/3 सॉरी 1 नहीं, एक सेकंड, 4/3/1 - 1 टाइम्स 1/20 हो जाएगा। यस ये आ जाएगा तुम्हारा 1/60 का। हर्षवर्धन करेक्ट नहीं है, 30 नहीं सर आएगा। F2 में 2/20 कैसे होगा? सर 1/20 होना चाहिए ना। 1/20 हाँ सर, सही बात है, सही 1/40 होना चाहिए, है ना। यस सर। प्लेनो था वो, मैं उसको सोचा बाई कॉन्वेक्स। तो देयरफॉर हमारा 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया 1/f2 प्लस 1/f वाटर विच इज 1/40 प्लस 1/60 विच इज नीचे डाल दो 240 ऊपर 10। सर वाटर में -1/20 होगा ना? हाँ सर। नहीं नहीं, वो भी तो प्लेनो कॉन्वेक्स ही है। सर लेकिन वो उल्टा डायरेक्शन नहीं होगा ना नहीं उसका। नहीं नहीं नहीं, एक मेन फैक्ट ये याद रखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो लेंसेज बीच में फैट इन द मिडिल होते हैं वो सबका एक टाइप का बिहेवियर होता है। तो अगर तुम्हारा माइनस प्लस ऐसा लेंस और ऐसा लेंस का सेम साइन आना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है तो तुमने वो R1 R2 करने में माइनस प्लस गड़बड़ कर दी है। तुम अगर Okay, sir. इसको ले रहे हो और ऐसे आ रहे हो तो पहले तुम्हें प्लेनर मिलेगा 1/∞ माइनस 1/-20। ये कर्वेचर ऐसे है तो ये -20 होगा तो प्लस 1/20 बनेगा। ओके सर। ठीक है, हो गया। तो अब जो है हम ऑप्टिक्स कर लेते हैं इसकी कि 1/v minus 1/-30 equals to 1/+24 which gives 1/v equals to 1/24 minus 1/30 which gives 24 into 30 कर दो और ऊपर 6 आ गया 6 4, तो ये 1/+120 आ गया, यानी रियल इमेज बन गई ऑन द राइट हैंड साइड एट 120 डिस्टेंस। करेक्ट, लेंसेज में प्लस आने का मतलब रियल इमेज होता है, मिरर में प्लस आने का मतलब वर्चुअल इमेज होता है। ध्रुव करेक्ट है, सी का आंसर। ठीक है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या हो रहा है कि फिर से पहला और तीसरा लेंस कट जाएंगे, तो सेकंड लेंस है लेकिन अब सब कुछ पानी में डाल दिया तो अब पानी वाला लेंस भी डिसअपियर हो गया। अब केवल एक ही लेंस है हमारे पास लेकिन उसको हमें पानी में निकालना पड़ेगा। 1/f2 इन वाटर इज 1.5/4/3 - 1 इंटू 1/20। R1 सी करेक्ट है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2/4/3 यानी 3/2 इंटू 3/4 यानी कि 3/2 9/8 - 1 1/8 इंटू 1/20। सो ये हो गया 1/+160। कन्वर्जिंग लेंस आ गया है। हर्षवर्धन भी गलत है। अब ऑप्टिक्स कर लो 1/v minus 1/u equals to 1/+160। तो 1/v equals to 1/160 minus 1/30 यानी कि 480 3 minus 16 यानी कि -13/480। तो v जो है तुम्हारा आ गया -480/13 विच मीन्स इट्स अ वर्चुअल इमेज ऑन द लेफ्ट। नेगेटिव आ रहा है ना, इंसिडेंट लाइट इधर जा रही होगी तो इधर ही इमेज बन गई, वर्चुअल हो गई है। ठीक है, दैट्स योर सी पार्ट। ये आता है रफली 36.9 समथिंग लाइक दैट। सी पार्ट कर देते हैं अब। सी पार्ट में भी सेम स्टोरी है लेकिन ये है कि बीच में से उधर से पानी हटा दिया और पूरा चीज पानी में रख दिया है, तो अब वो वापस आ जाएगा वो लेंस, अब वो वैक्यूम लेंस हो जाएगा। ठीक है, 1/f2 in water we have already found to be 1/+160. 1/vacuum lens in water is लेंस का मीडियम अब वैक्यूम है और सराउंडिंग मीडियम पानी है। 1/20 है तो ये हो जाएगा -1/80। पानी का लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, वैक्यूम का लेंस। ये तुम्हें पता है लॉजिक ऑलरेडी। यस सर, सो मैं वो -1 भूल गया, मैंने डायरेक्टली 3/4 कर दिया। हाँ ठीक है, तो नेगेटिव आएगी इसकी फोकल लेंथ क्योंकि ये वैक्यूम का है और ये शेप में कन्वर्जिंग है। शेप में तो कन्वर्जिंग है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, लेकिन क्योंकि अंदर इसमें वैक्यूम है और बाहर डेंस मटेरियल है तो एक्चुअली इसका डाइवर्जिंग बिहेवियर आ रहा है, नेगेटिव फोकल लेंथ आ रही है। तो अब तुम्हारा इक्विवेलेंट इन वाटर हो गया 1/f2 इन वाटर प्लस 1/f वैक्यूम इन वाटर विच विल बी -1/160 आ जाएगा। मैं भी -1 बोलूंगा।
Yes, अब ऑप्टिक्स कर लेते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, तो ये पिछले जैसा ही आएगा, लेकिन अभी तक ये प्लस हो जाए 1/v माइनस 1/60 माइनस 1/30, सो 480 माइनस साइन अब की बार 3 माइनस 13 माइनस 16, पहले माइनस हो गया था प्लस हो गया, तो भी जो है नेगेटिव 480/19 आ जाएगा विच इज अराउंड नेगेटिव 25.2, ऑल्सो अ वर्चुअल इमेज। ठीक बरोबर। yes, sir. ऑलराइट, तो ये तो हो गया लेंसेज इन कांटेक्ट वाला सारा स्टोरी, और इसमें हमने कई सारे केसेस कर लिए। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर तुम ठीक से करते हो, साइन वाइन की एरर नहीं करते हो, तो कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है। Yes. लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इज एक टॉपिक और है हमारा डिस्पर्जन, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। ठीक है, इसमें सर क्या आपके होता है? पास डॉग है क्या? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ अब मेरा ही डॉग है वो, बेसिकली इस घर का डॉग है वो। ओह अच्छा। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज में क्या होता है, बेसिकली क्या है कि मान लो कोई लेंस है, ठीक है, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो जो स्ट्रक्चर हम अभी लेके चल रहे हैं ना, ये 3 लेंसेज वाला, इसी में ले लेते हैं। क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये लेंस है, फिर प्लेनो कॉन्वेक्स था हमारे पास, फिर कॉनकेव था, लेकिन क्या किया है कि एडिशनली ये जो कॉनकेव का लास्ट सरफेस है इसकी सिल्वरिंग कर दी है। तो मतलब क्या हो गया है इफेक्टिवली कि वो लास्ट का सरफेस इज लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू, the situation is now equivalent to having a lens, a lens, a lens and a mirror at the end। मतलब वो जो लास्ट का सरफेस है वो कॉमनली शेयर्ड है बिटवीन द लेंस भी एंड द मिरर भी। सो देयर आर 4 थिंग्स नाउ। ठीक है, अब पहली चीज तो ये है, दिस बिहेव्स as an equivalent mirror, not as equivalent lens। पहली चीज तो ये है कि अगर तुम लास्ट का सरफेस को सिल्वरिंग कर देते हो तो पूरा कॉम्बिनेशन अब एक इक्विवेलेंट मिरर हो गया है। इट कैन नॉट बी एन इक्विवेलेंट लेंस एनीमोर। व्हाई? बिकॉज लाइट कैन नॉट गो थ्रू इट नाउ कंप्लीटली। तो अब लेंस तो है नहीं है, अब ये टोटली एक मिरर है। अब ये निकालना है कि वो जो मिरर है ये सिंगुलर मिरर का फोकल लेंथ क्या है, यानी आप इसको कंबाइन करके जब एक इक्विवेलेंट मिरर बनाएंगे तो उसकी फोकल लेंथ कैसे मिलेगी, राइट? तो इधर लॉजिक ये होती है कि पावर ऑफ द इक्विवेलेंट मिरर इज फाउंड बाय, देखो सारे लेंसेज जितने मिल रहे हैं उन सबकी तो तुम्हें पावर ऐड करनी है, जैसे तुम पीछे कर रहे थे विद द एप्रोप्रिएट साइन। लास्ट में जो मिरर आ रही है उसकी पावर भी तुम्हें ऐड करनी है, मिरर की पावर भी मैंने तुम्हें पीछे बता दिया था। लेकिन द डिफरेंस इज लेंसेज की पावर्स जो है वो 2 टाइम्स ऐड होंगी, ट्वाइस समेशन ऑफ द लेंस पावर्स एंड लास्ट में मिरर पावर। सर वो नेगेटिव साइड में होगा ना? क्या चीज? सर नहीं, वो पी तो मिरर पे डिपेंड करेगा कौन सा शेप का है। ये इस एग्जांपल में ऐसा मिरर है, कहीं और पे कैसा भी मिरर हो सकता है। हाँ सर, वो तो उसकी जो भी फोकल लेंथ है उसका माइनस इनवर्स तुम्हें लेना है, वो उसकी पावर हो जाएगी। तो डेफिनेशन है पावर ऑफ मिरर। पॉइंट ये है कि जब ये सिंपली लेंसेज होते हैं तो इनको कंबाइन करने के लिए, लेंस बनाने के लिए हम सब फोकल लेंथ, सब पावर्स जो है लेंसेज की सिंपली ऐड कर लेते हैं। जब लास्ट में सिल्वरिंग कर देते हैं तो पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक एन इक्विवेलेंट मिरर, एंड इन दैट केस you still have to add up all the individual powers, but the lens powers are counted twice. Why? Because since now it's a mirror, the light that will go through will also come back. This is not a refracting situation any longer. Light will not just go through and never come back. It will actually go inside, hit the mirror and come back. So the light interacts with every lens twice, but it interacts with the mirror at the end only once. That's why all lens powers are being added twice, and the mirror power, the last वाला mirror power is being added only once. ठीक है, ये बात समझा सबको? क्लियर है? तो अब एक क्विक प्रॉब्लम इस पे भी कर लेते हैं, डायरेक्टली तुम देख लो इसको कैसे अप्लाई करते हैं।
सर बस वो मिरर के लिए फोकल लेंथ का वो बस मॉड r/2 राइट? हाँ, मिरर का अपना स्टैंडर्ड होता है r/2। हाँ यस सर। तो अब जो है वही ले लो जो पिछला कॉम्बिनेशन था, सेम प्रॉब्लम, मैं सेम ही प्रॉब्लम ले लेता हूँ कि हमारे पास ये लेंस है, फॉलोड बाय ये लेंस है, फॉलोड बाय ये लेंस है, और इसको सिल्वरिंग कर दिया। ठीक है, और कहीं कोई पानी वानी कुछ नहीं है, सब कुछ वैक्यूम में है, कोई गैप में पानी नहीं है, आसपास कोई पानी नहीं है, जस्ट अ डायरेक्ट वैक्यूम प्रॉब्लम। All radii of curvature are again 20. All mu are again 3/2. Object सर is आप थोड़ा placed. अच्छा वैल्यू दे सकते हो? अच्छा, 1 2 सर हाँ, 2 दे दो ना, तो इजी और कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। 2 क्या दे दो, किस चीज का 2 दे दो? सर म्यू को। नहीं, 3/2 ठीक है, उससे अच्छा ही आंसर आएगा इस वाले का। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ले लो तुम 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ सिस्टम। लोकेट इमेज, बताओ। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज पे जाओ। हाँ सर डन। ठीक है, सर आंसर भेजा है। हाँ हर्षवर्धन, आंसर इज एन इंटीजर। आदित्य करेक्ट है, सिद्धार्थ गलत है, कैरव गलत है, गोपाल गलत है, निश्चित गलत है। हुसैन गलत है। सर मैंने भी नहीं आया अभी, पोस्ट पे भेजो। सर इसमें पानी डालने के बाद भी सॉल्व करने का है। नहीं 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 नहीं, कैरव गलत है। मैंने
जुबान गलत है। देखो इसमें ध्यान रखो एक चीज, इसमें जो सोर्स ऑफ एरर होता है इस वाले पार्ट में वो ये होता है कि क्योंकि जब तुम इक्विवेलेंट निकाल लेते हो ना तो मिरर क्या आती है। अब तुम्हें फिर ऑप्टिक्स करनी है 1/v 1/u 1/f, तो वापस फोकल लेंथ बनाने के लिए फिर नेगेटिव साइन लगता है। जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट इनकरेक्टली। सर मतलब आप वापस बता, ओ ओके ओके। लास्ट में देख लो एक बार कि जब पावर से फिर फोकल लेंथ बना रहे हो मिरर की ऑप्टिक्स करने के लिए, तो वहां पे फिर नेगेटिव साइन लगा के कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सर लेकिन इधर तो मतलब पॉजिटिव ही रहेगा ना, बिकॉज कॉन्वेक्स है। नहीं, मिरर कॉन्वेक्स है लेकिन आगे उसके लेंसेज अलग अलग प्रकार के रखे हैं, तो उन सबका कुछ ओवरऑल इफेक्ट हो सकता है ना। हाँ सर। सर चेक कर सकते हैं। तो मिरर्स के बीच में वाटर नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, केवल सब कुछ वैक्यूम में रखा हो। निश्चित गलत है, ध्रुविल गलत है, हर्षवर्धन गलत है। तो आंसर भेजा। दिव्यांश करेक्ट है, हुसैन करेक्ट है, आदित्य आनंद गलत है, हुसैन करेक्ट है, अभी जुबैन गलत है। सर लेकिन ओवरऑल हम लोग को 1/v माइनस 1/u ही करना है ना? क्या चीज? सो वी हैव टू डू 1/v माइनस 1/u ओनली ना? नहीं, मिरर है ना अब ये। अच्छा ओके सर। श्लोक गलत है, तो आंसर भेजा। आर्यमान करेक्ट है, ध्रुव गलत है, दीपक गलत है। सर इसके बाद एक और प्रॉब्लम कि ये लास्ट प्रॉब्लम था? लास्ट प्रॉब्लम है। हर्षवर्धन करेक्ट है, अभी जुबैन गलत है, रोहन गलत है, ध्रुविल गलत है।
और ऐसी कुछ मिस्टेक और ये सब संबंध नहीं आ जब भी तुमने ये किया होगा, पावर ऑफ द इक्विवेलेंट मिरर निकाला होगा, तो उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला लगाना है मिरर का। उससे पहले उसकी फोकल लेंथ निकालनी है मिरर से, पावर से। तो पावर से फोकल लेंथ बनाने के लिए एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना है, वो किया है। और फिर उसके बाद वापस फार्मूला में डालना है, लेकिन मिरर का फार्मूला में डालना है, नॉट इन 1/v माइनस 1/u, 1/v अगर आप फॉर्मूला वापस दिखा सकते हो उसका बस 1 सेकंड के लिए। -2 है ना शायद से। इक्विवेलेंट हो जाएगा सारे लेंसेज का पावर्स का ट्वाइस। अरे शायद से मैं 2 ट्वाइस नहीं तो और तो माइनस किधर डालना है हमें? नहीं, अब जब तुम यहाँ से, एक तो पहले इसकी फोकल लेंथ तुम्हें पता है ना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ सर, हाँ सर। तो उधर माइनस करके पावर बनेगी। सर माइनस करके पावर क्यों बनेगी? मिरर है ना, मिरर है कॉन्वेक्स। ओ अच्छा, हाँ 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 हाँ। बनी, फिर तुमने सब में ऐड कर दिया। अब ये बनी मिरर की पावर, तो इससे वापस फोकल लेंथ बनाने के लिए फिर एक माइनस लगाओगे, हाँ सर, हाँ तो सर, वो ठीक। बनेगी उसकी फोकल लेंथ। फिर वो जाएगा 1/v 1/u 1/f में। हाँ सर। ठीक है, और किसका आंसर है? प्रेक्षण ही गलत है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये खत्म करते हैं। तो अब इनकी सबकी तो हमको पता ही ऑलरेडी, इंडिविजुअल्स की। ठीक है, 1/f1 जो है वो कितना आता है? ये आएगा हाफ इंटू 2/20, तो 1/20 है पहला वाला। अच्छा, ये तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। सिर्फ F2। तो केवल 1/f2 चाहिए अपने को। 1/f2 आ जाएगा अपना 1/2 1/40 1/40। 40 और 1/f मिरर जो लास्ट में लगी हुई है, क्योंकि उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10 है और वो +10 है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर है, बराबर। यस तो देयरफॉर इक्विवेलेंट मिरर की पावर बनेगी ट्वाइस बाय f2 प्लस 1/-fm। अग्रीड? यानी कि 2/40 माइनस 1/10। 2/40 माइनस 1/10, तो 1/20 माइनस 1/10 यानी -1/20, करेक्ट। लेकिन ये इक्विवेलेंट मिरर बनाए। अब इससे इसकी फोकल लेंथ लेने के लिए तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा 1/-f इक्विवेलेंट मिरर। समझ रहे हो? ये एक पॉसिबल गलती हो सकती है। हाँ सर, यही होगा था। हाँ, हाँ सर। सर कि फोकल लेंथ से पावर बनाने के लिए भी माइनस लगता है, और पावर को वापस फोकल लेंथ बनाने के लिए ऑब्वियसली फिर माइनस लगेगा। वही जाता है फिर मिरर फार्मूला में। मिरर फार्मूला में पावर नहीं होता है, सिंपली 1/f नहीं होता है, वो पावर से उसको बनाने के लिए वापस नेगेटिव करना है। अब इसकी ऑप्टिक्स कर लो तुम कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/+20। तो ये है, अगर तुमने ये नहीं किया होगा तो -20 आया होगा यहाँ पे, उससे गड़बड़ हो गया होगा। तो 1/v हो गया 1/30 प्लस 1/20 यानी कि 65, तो v हो गया +12। रियल इमेज टू द राइट, सॉरी मिरर है ये भी गड़बड़ हो सकती है। वर्चुअल इमेज टू द राइट है। मिरर में अगर प्लस आता है तो मतलब इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में इमेज बन रही है, लेकिन वो तो मिरर के पीछे है, तो वर्चुअल इमेज होगी। लेंस में अगर प्लस आता है तो वो आगे, लेकिन लाइट तो निकल जाती है लेंस में से, तो उधर की तरफ बन रही है, तो रियल इमेज होती है। क्योंकि ये मिरर है तो एक वर्चुअल इमेज है +12। सर फर्स्ट वर्ड कैंसिल क्यों हुआ? फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो गए ना, वो तो हर जगह ही कैंसिल हो रहे हैं। 4 चीजें हैं ये, लेंस 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 मिरर, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि इनकी बिल्कुल सेम फोकल लेंथ है विद ऑपोजिट साइन। सेम म्यू है, सेम कर्वेचर है दोनों तरफ, एक के ऐसे है एक को ऐसे है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम भी? एनी इश्यूज? नो सर। ठीक सर है, अभी पूरा बुकलेट सॉल्व करना है। हाँ पूरा कर सकते हो। बस सिर्फ तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम डिस्पर्जन का दिखेगा या एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन का दिखेगा, वो हाँ डिस्पर्जन, सर, एक क्वेश्चन है एक्रोमेटिक का। अगर कहीं पे एक्रोमैटिक वर्ड हाँ लिखा सर। हो या कहीं पे डिस्पर्जन लिखा हो, ठीक है, या वेवलेंथ की कोई बात हो रही हो, इनमें से कुछ मिले, ऐसा है एक आध क्वेश्चन ही होगा वैसे तो वो छोड़ दो, बाकी सब कर सकते हो। चैप्टर हो गया है।
तो ये हमारा एक टॉपिक बचा है डिस्कशन, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. दिस इज अ शॉर्ट टॉपिक, विल टेक हाफ एन आवर, देन विल कंटिन्यू. ठीक, हाफ एन आवर के बाद डाउट. क्या चीज? सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, हम स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, व्हिच इज अ लॉन्ग मॉड्यूल व्हिच हैज 4-5 chapters. Sir, is it almost the same as chemistry or are there big differences? There are some differences. Some one chapter or one or two chapters are there which you don't study in chemistry, and the ones that you do study in chemistry, which are common to both of them, also are different in the sense of in physics. उन चैप्टर्स में कंटेंट कम है, यानी वो सारे उतने सारे टर्म्स तुम नहीं पढ़ोगे, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब. लेकिन जो करोगे उसकी मैकेनिकल प्रॉब्लम ज्यादा करोगे, पिस्टन मूव किया, प्रेशर कैसे चेंज हुआ, वो सब कैसे हुआ. इट्स मोर मैकेनिक्स बेस्ड. उधर में इट्स मोर अकाउंटिंग बेस्ड कि एक रिएक्शन की कैलकुलेट करो, किसको मिला किसको नहीं मिला, राइट. Yes, उधर sir. में कंटेंट का अमाउंट ज्यादा है केमिस्ट्री में, लेकिन इंडिविजुअल एप्लीकेशन सिंपलर है. इट्स जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ थियरी करें ना केमिस्ट्री में. Also साइन कन्वेंशन भी अलग है ना, हमारे सर ने बोला ठीक था. है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो. ऐसा कोई साइन कन्वेंशन शुड नेवर बी एन इशू ऑफ, आई मीन यू शुड नेवर थिंक कि नहीं, वो सिर्फ WLHS को जाता है. हाँ, उतना कोई सोचने की बात नहीं है उसमें. उसको तुम अगर ज्यादा बिग डील समझोगे कि अलग साइन कन्वेंशन है, तो उतना बिग डील लगेगा वो. तो ऐसी कोई चीज नहीं है. जब आएगा वो मोमेंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि दोनों में क्यों अलग अलग टाइप से उसको कर रहे होते हैं. सर वो रे ऑप्टिक्स से बड़ा. बराबर ही है, ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा ही लगेगा रे ऑप्टिक्स से, क्योंकि उसमें एक्चुअली चैप्टर वो एक नहीं है. चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स इज लाइक 5 चैप्टर्स. There is heat transfer, there is calorimetry, there is thermal expansion, there is laws of thermodynamics, and there is kinetic theory of gases. कुछ चीजें तुम पढ़ चुके हो, तो इसलिए हम वो उतना उसमें से थोड़ा क्विकली हम चले जाएंगे, और उनके जो एस्पेक्ट्स हैं जो फिजिक्स में केवल पढ़ते हैं वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ चैप्टर्स हैं जो इधर ही पढ़ते हैं उधर नहीं पढ़ते हैं. जैसे हीट ट्रांसफर तुम केवल इधर पढ़ते हो, तो वो हम पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, ऑलराइट. यस सर, बाय सर. बाय सर, थैंक यू. थैंक यू सर. आएगा. बाय सर, थैंक सर यू. एक छोटा डाउट था सर. बोलो. सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो. हाँ सर, मैंने एक बुक में पढ़ा था, आई थिंक हैरिडे क्रेन थी, उसमें कहा था कि जब हम फोन चार्ज करते हैं तो तभी एरोप्लेन मोड पे ही लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. तो वो सर वो कैसे होता है? फोन चार्ज करते हैं तो एरोप्लेन मोड पे लगाना चाहिए. पता नहीं एग्जैक्ट रीजन क्या है, हो सकता है मैं उसको पढ़ूंगा तो मुझे समझेगा मे बी. मेरा गेस तो यही है कि मतलब तो बहुत ही लेमैन टाइप गेस है कि अगर वो एयरप्लेन मोड पर है तो प्रॉब्ली एट द सेम टाइम, क्योंकि फोन कॉन्स्टेंटली सिंक कर रहा होता है अपना डेटा को. ये सर वो EM वेव्स भी होते हैं, तो हाँ, जो I कि think so. एनर्जी लॉस होता है उसके लिए, क्योंकि पूरे टाइम उसको जो इन्फॉर्मेशन भेजनी और कम्युनिकेट करनी होती है वो बाय रेडिएटिंग होती है. दैट्स ऑलवेज अ लॉस. सो इफ यू शट डाउन दैट लॉस, प्रोबेबली इट लेट्स यू चार्ज मोर क्विकली, इज माय गेस. आई डोंट नो सर. ऐसा मैंने भी करके देखा, वो तो जल्दी हो गया, मतलब कंपैरेटिवली. अच्छा, मेजरेबली डिफरेंस आया, लाइक सिग्निफिकेंट? नहीं सिग्निफिकेंट नहीं, मतलब 15 थोड़ा मिनट्स का तो आया. अच्छा, तो डेफिनेटली होगा. नहीं, वैसे लगता भी है, सोच के भी लगता है कि अगर वो एयरप्लेन मोड में है और सारा उसका वाईफाई बंद है, मोबाइल डेटा बंद है, ब्लूटूथ नहीं है, तो रेडिएट तो वो कर नहीं रहा है. अदर देन जो हीट रेडिएट कर रहा है, वो चार्जिंग के दौरान गर्म हो जाता है, तो हीट तो रेडिएट करेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं रेडिएट करेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं कम्युनिकेट कर रहा होगा. तो प्रोबेबली वो लॉस बच रहा है तुम्हारा. हाँ यस सर. सर वो ट्रांसफर ही नहीं, सर वो कनेक्ट ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि एरोप्लेन मतलब एक्चुअल यूज एरोप्लेन मोड का तो वही है ना, एरोप्लेन में मतलब वो रेडिएशन जो मेन रेडिएशन ना पहुंच पाए मोबाइल के, वरना एक्सीडेंट हो सकता है. तो उसको बंद कर वो बेसिकली वो मोबाइल फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए भी तुम्हें वेव्स जनरेट करके भेजने पड़ रहे हैं, तो वो बैटरीज की एनर्जी को यूज करके ड्रेन कर रहा होता है. तो यही बोल रहा है ना. तो लग तो ये रहा है कि भाई अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो वो सारा प्रोसेस बंद हो गया, तो केवल एनर्जी अभी स्टोर हो रही है, तो प्रॉब्ली क्विकली चार्ज हो जाती हो. ठीक है. यस सर. चलो फिर बाय. बाय सर. सर आप नोट्स भेज सकते